क्योंकि जब नाहिद हसन जेल के अंदर थे तभी एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। अब नगर निकाय में भाजपा के उम्मीदवारों पर कितना असर डालेंगे? उनके जो कारनामे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो मैं तो उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति समझता हूँ कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे। और मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो एक दुर्भाग्य है कि कुछ हमारे जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनकी मानसिकता बहुत छोटी है कि ये कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो ये इतना ही, वही महज एक इतना ही मामला है कि उन लोगों को भौंकना है, बकवास करनी है तो वो भौंकते रहे, वो अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। पाकिस्तान से वहाँ के नेता बिलावल भुट्टो ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो चीज़ें कही आप सब बखूबी जानते हैं। और उन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम पहुँचे हैं कैराना लोकसभा के कांधला में। यहाँ पर मनीष चौहान हमारे साथ हैं। ये वही कैराना है जिसको एक समय मिनी पाकिस्तान तक कहा जाने लग गया था। कैराना की स्थिति आप सबके सामने थी, कैसे यहाँ से पलायन होते थे, कैसे यहाँ की स्थिति थी। अब जो ये बयानबाजी हो रही है उसी पर बातचीत करेंगे मनीष जी से। मनीष जी, स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर आपका। धन्यवाद रोहित जी। जिस तरह से पाकिस्तान से बयानबाजी हो रही है, पाकिस्तान के बारे में वैसे तो बातचीत करनी नहीं चाहिए, ना ही पाकिस्तान की इतनी औकात है कि हम उसके बारे में बातचीत करें, लेकिन प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। जो बयानबाजी वहाँ से सामने आई है उस पर क्या करें? देखिए, पहले तो आप ही ने अपने सवाल का जवाब दे दिया कि पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा चर्चा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चर्चा लायक है भी नहीं। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ वहाँ के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है, निंदा तो एक बहुत छोटा शब्द है। मैं तो यही चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको वो क्या कहते हैं कि यूएन में बहिष्कार करेंगे। हम ये कहते हैं कि यूएन को उनका बहिष्कार करना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी नीतियां हैं, देखिए पाकिस्तान क्या चिल्ला रहा है, वहाँ का एक विदेश मंत्री खड़ा होकर क्या चिल्लाता है, वो मैटर नहीं करता। नरेंद्र मोदी जी की ताकत, उनका जो कद है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया भी तय कर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तय कर चुके हैं। सबको पता है कि वो आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के सबसे मजबूत नेता में अगर नाम आता है तो पहले नंबर पे माननीय नरेंद्र मोदी जी का आता है। तो ये बेहद शर्मनाक है जो पाकिस्तान की तरफ से ये बयानबाजी हुई है। और रही बात, मैं तो उसे बहुत ज़्यादा कोई सीरियस लेता नहीं हूँ, क्योंकि उस तरह तो अब देखिए कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। तो ये इतना ही, वही महज एक इतना ही मामला है कि उन लोगों को भौंकना है, बकवास करनी है तो वो भौंकते रहे, वो अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर रहें, वो हिंदुस्तान के आम आदमी से पूछे ना कि नरेंद्र मोदी क्या है। हम विपक्षी पार्टी वाला कोई भी नेता विरोध कर सकता है, लेकिन अगर उस नेता से भी आप ये पूछोगे, एक हिंदुस्तानी बनकर आप बताइए कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है, तो उसका जवाब वो अगर नेता बन के देगा तो वो विरोध करेगा। लेकिन अगर एक हिंदुस्तानी बन के देगा तो उसकी छाती चौड़ी होती है कि हिंदुस्तान पिछले 50 साल में, 70 साल में कहाँ था। और पिछले अपने 2 लोकसभा कार्यकाल में माननीय मोदी जी उस कद को कहाँ ले गए हैं और हिंदुस्तान को एक क्या नई पहचान दी है, वो लोग भी जानते हैं। जिस तरह से सब लोग मानते हैं भारतीय सेना जितनी मजबूत हुई है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देती है, क्या लगता है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की बौखलाहट तो नहीं है? बौखला तो नहीं गया है? अभी चीन के साथ भी तवांग में भारत की एक झड़प हुई और भारतीय 20-22 सैनिकों ने इतने बुरे तरीके से रेल दिया चीनियों को। 342 के लगभग सैनिक बताए जा रहे थे, लाठी डंडों से ही हमारे सैनिकों ने उनको पेल दिया वहाँ पर। आप देख रहे होंगे वीडियो भी, अगर आपने देखा होगा। तो ये बौखलाहट तो नहीं है पाकिस्तान? नहीं, निश्चित रूप से बौखलाहट है। जो कद भारत का बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस कद को देखते हुए चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, वो लोग बेशक बौखलाए हुए हैं। और दूसरी बात, लाठी डंडों की आप कर रहे हो कि 25 सिपाही थे, 30 सिपाही थे हमारे, या हमारी सेना के जवान थे। यार ये तो एक मर्यादा में बंधा हुआ है हिंदुस्तान। एक सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 नियम हैं, देश में कानून व्यवस्था है। अदरवाइज़ जिस दिन हिंदुस्तानी अपनी पे आ जाएंगे ना, तो आज आप सेना की बात कर रहे हो, जिस दिन आम आदमी लठ उठा लेगा, अगर नहीं पाकिस्तान मानेगा, तो उसमें भी हम लोग पीछे थोड़ा नहीं हटेंगे अपने प्रधानमंत्री के मान सम्मान के लिए। हम लोग भी लाठी डंडे लेके कूद जाएंगे और पाकिस्तान को छोड़ के आएंगे चीन से भी उधर। इतने कमज़ोर हम लोग नहीं हैं। ये तो एक मर्यादा है कि हमारे संस्कार हैं हिंदुस्तान के, कि हमें संयम में रहना सिखाया गया है। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज यहाँ से पहुँचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे। और मैं आपको बता चुका हूँ, ये तो एक दुर्भाग्य है कि कुछ हमारे जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनकी मानसिकता बहुत छोटी है। अदरवाइज़ जब इंटरनेशनल लेवल की बात आती है, कहीं इस तरह का कहीं एक ऐसा मंच हो, हम लोगों के लिए हिंदुस्तान पहले है।
हम पार्टी क्या है हमारा हम किस पार्टी के सदस्य हैं, विपक्ष का कौन है, सत्ता का कौन है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर कहीं हिंदुस्तान की मान सम्मान की बात आएगी तो हम सब तमाम पार्टियों को मिलकर एकजुट होकर हर एक हिंदुस्तानी को खड़ा होकर, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना चाहिए। मनीष जी, राहुल गांधी ने भी जैसे कहा, आपने बयान उनका सुना हो, तो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं सेना का अपमान करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी सेना पिट रही है चीन से, हालांकि वीडियो में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है हमारी सेना पीट रही है उन्हें। लेकिन ये राहुल गांधी की इस तरह इस समय पर ऐसी टिप्पणी आना कितना सही है? देखिए, आप फिर गलत, आप पहले पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, पहला नाम वो खराब लिया आपने। राहुल गांधी के बारे में तो यार आपको जिक्र भी नहीं करना चाहिए, वो तो मानसिक रूप से पीड़ित आदमी है। मैं उस आदमी को, ठीक है वो बेशक देश के बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन एक बहुत छोटी मानसिकता उन्होंने हर मौके पर दिखाई है। जब भी कभी देश के मान सम्मान की बात आई है, उन्होंने हर जगह देश को नीचा दिखाने का काम किया है। वो कितने गंभीर हैं, कितने क्या हैं, उनके आप स्पीच सुनते हैं, उनको आप देखते हैं, अक्सर वो क्या कर रहे हैं, उनके जो कारनामे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। तो मैं तो उन्हें मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति समझता हूँ। वो पॉलिटिक्स में क्यों है, वो तो एक कांग्रेस पार्टी उनको ढो रही है ज़बरदस्ती, पता नहीं वो पार्टी को ढो रहे हैं या पार्टी उनको ढो रही है, वो एक अलग विषय है। तो उसकी बातों को तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, ना ही वो इस लायक कोई नेता है कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाए। वो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, जिसको जहाँ भी मौका मिलेगा वो, क्योंकि कांग्रेसियों ने कभी सोचा नहीं था कि वो सत्ता से इतने दिन दूर रहेंगे और इस तरह का माहौल उनके खिलाफ बनेगा। हर जगह उनकी जमानतें जब्त हो रही हैं, कहीं उनका टिकट के दावेदार नहीं मिल पा रहे हैं, पार्टी में अंदरूनी इतना कलह है। तो इन सब के पीछे बहुत बड़ा योगदान जो है वो राहुल गांधी जी का है। अब राहुल गांधी जी किस तरह की बोलते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ उनको शादी करके अपना घर बसाना चाहिए, आगे अपने परिवार पे ध्यान दें। पार्टी वार्टी या राजनीति उनके बस की काम नहीं है। वो बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान देकर हिंदुस्तान का नाम डुबोने का काम करें या भारत की छवि को ख़राब करने का काम करें तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो उनको भी यही कहूँगा कि भाई आप अपनी गृहस्थी पे ध्यान दें, अपना घर बसाएं, अपना जो काम है, राजनीति उनके बस की नहीं है, ना वो कर पाएंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मानसिक रूप से पीड़ित है, मानसिक रूप से बीमार है। वो तो पूरे सपने के साथ घूम रहे पूरे भारत। अच्छा, जो मेंटली मजबूत होगा आदमी, जो एक हिंदुस्तानी होगा, जो अपने, या मैं कहूँगा कोई भी किसी भी देश का नागरिक हो, अपने देश के लिए वो इतना अपमान बर्दाश्त करेगा? बताइए आप। ये मानसिकता ही तो है उनकी, ये खराब मानसिकता का परिचय वो बार बार देते हैं। और एक बार नहीं, आज पहली बार थोड़ा नहीं उन्होंने कोई सेना का अपमान किया है, पहले भी उनके इस तरह के उलूल जुलूल बयान आए हैं। और पहले भी वो जाके विदेश में बैठ के अपने आप देश की स्थिति, अपने आप देश का रोना, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है, हम अपने देश में अपनी विचारधाराओं से लड़ रहे हैं। जनता ने भाजपा को बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से 2014 में लाए, 2000 फिर 19 में लाए, अब 24 में भी आप देखिएगा, ये चाहे भारत जोड़ो यात्रा बनाए, कुछ भी बनाए, ये तो उनको, उनकी दुकान खाली हो चुकी है, खाली बैठे थे घर, सोचा चलो देश के भ्रमण कराएं, उनको घूमने की आदत है। आपने देखा होगा विदेशों में घूमते हैं, हिंदुस्तान तो पहली बार घूम रहे हैं वो घूमे। और आप देखिएगा जगह जगह जा रहे हैं, ठीक है तो सब भीड़ है, आप किराए पे भी बुला सकते हैं, आप वैसे भी बुला सकते हैं, भीड़ जितना मर्जी करें, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप देखिएगा 2024 में जब चुनाव के नतीजे आएंगे, और अभी चुनाव शुरू होने दीजिए, नरेंद्र मोदी जी वो तो एक चमत्कारिक शक्ति लेके पैदा हुआ है वो इंसान। उनकी उनकी सोच अलग है, त्याग बलिदान का नाम नरेंद्र मोदी है। वो अपना एक वो जीवन राष्ट्र के लिए जी रहे हैं उन्होंने। और ये चीज़ें ना खाली बकवास करने की, कि खालम खाली हम बकवास करें, ये नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है प्रैक्टिकल। उनका ये नहीं है, वो 2014 में आए, उन्होंने अपना 15 साल का रिकॉर्ड गुजरात का दिखाया, उसके बाद वो 19 में आए, उन्होंने 14 से 19 का कार्यकाल दिखाया, उन्होंने करके दिखाया कि आदमी अगर तय कर ले कि कैसे वो देश की स्थिति को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, तो वही चीज़ उन्होंने करके दिखाई है। और 2024 में आप देखिएगा, माता रानी की कृपा रही तो 2024 में जितना 19 में बहुमत है, इससे भी बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर भी आ जाते हैं, लोकल मुद्दों पर भी बातचीत कर लेते हैं। हाल ही में खतौली चुनाव भाजपा बुरी तरीके से हारी है, मैनपुरी में भी बहुत बढ़िया तरीके से भाजपा हार गई है उपचुनाव, रामपुर में जीत गई है, वहाँ पर आरोप लग रहा है कि वोट लोगों को नहीं डालने दिया। अब कैराना में आ जाते हैं, हाल ही में यहाँ के जो विधायक हैं नाहिद हसन, उनकी जमानत हुई है और आपके तो खास विरोधी हैं, खास उनसे नाता भी रहा है आपका, पुरानी कई चीज़ें वायरल हुई हैं, कई बातें भी वायरल हुई हैं।
अब नगर निकाय चुनाव भी हैं, कितना असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का? क्योंकि जब नाहिद हसन जेल के अंदर थे तभी एक बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। अब नगर निकाय में भाजपा के उम्मीदवारों पर कितना असर डालेंगे? देखिए, हर चुनाव एक अपना अलग महत्व रखता है। नगर निकाय है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन अभी पूरे मंथन पे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि लगभग लगभग हमारा जो भी नगर पालिका, या हम अपने ज़िले की बात करें या हम कहीं यूपी की बात करें, तो नगर निकाय में देखिएगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और उसी सोच के लिए पार्टी बड़ा फूक फूक के कदम भी रख रही है, बहुत सोच समझ के कैंडिडेट का चयन करना और सारी चीज़ों में उसी में पार्टी फ़िलहाल व्यस्त है। कार्यक्रम लगे हुए हैं, सभी विधायकों को जिला पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत अध्यक्षों से लेकर तमाम जितने भी पार्टी के मजबूत नेता जो हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी को पार्टी ने लगाया है। सभी अपनी ताकत झोंकेंगे और अब देखिएगा, मैं तो एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आप निकाय चुनाव में देखेंगे। अब रही बात इस चीज़ का कि भाई वो आप विधायक जी का जिनका जिक्र कर रहे हैं, देखिए बहुत सीधी सादी बात है। विधायक जी जब पहले थे यहाँ, तब क्या नगर निकाय में उनका कैंडिडेट नहीं आ रहा? पिछला नगर निकाय जब हारे हैं, वो विधायक भी थे और उसके बावजूद भी हारे हैं। उनके जो चाचा जो चेयरमैन हैं फिलहाल, आदरणीय अनवर जी। हाजी अनवर जी, जो फिलहाल अभी नगर पालिका कैराना के चेयरमैन हैं, तो वो उनके विरोध में ही जीते थे और उन्हीं कैराना में ही जीते थे। तो ऐसा नहीं है कि विधायक जी कोई दिशा देंगे चुनाव को या उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, उनका तो, हालांकि विधायक जी को तो दिक्कत हुई होगी, वो बाहर आके, अंदर अच्छा आराम से आराम कर रहे थे, बाहर आके तो कहीं ना कहीं शायद उन्हें परेशानी हुई होगी। अब काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जो उनके लिए बड़ा पेचीदा सा काम है, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन एक असर तो नाहिद हसन अपना रखते हैं। इकरा हसन रही थी चुनाव में, नाहिद हसन जेल के अंदर थे। इकरा हसन ने भी एक अपनी अलग से छवि बनाई इस चुनाव में, एक अलग पहचान बनाई अपनी, अपने दम पर, अपने रुतबे पर चुनाव भी जिताया अपने भाई को। लेकिन अब जब दोनों भाई बहन सामने होंगे, इकरा और नाहिद, और इधर से कहीं ना कहीं आपके कंधों पर भी एक जिम्मेदारी होगी। आप एकमात्र यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के, आपके जो पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी, एमएलसी हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। इधर सुपड़ा ही साफ कर दिया था विपक्ष ने, शामली की तीनों सीटें गायब। चलिए, हमने कुछ वीडियो चलाई तो सांसद साहब आने लगे कैराना में। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। अब जैसे नाहिद और इकरा को सामने रखकर अपने प्रत्याशियों को जिताना होगा। 10 सीटें हैं शामली में, कैसे इन सब चीज़ों को देखें? देखिए, हार जीत तो कई बार कुछ समीकरण बन जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पूर्व मंत्री माननीय सुरेश राणा जी चुनाव हारे, तो वो चुनाव पार्टी नहीं हारी। वहाँ पर आप देखेंगे तो 2017 के मुकाबले 2022 में पार्टी को वोट बढ़ा है और उसमें एंटी इनकम्बेंसी भी आप मान लीजिए कि आप होता है कि सरकार में जब वो मंत्री थे तो बड़ा विरोध झेलना पड़ा उनको, कुछ लोगों ने, लेकिन वो समीकरण से हार गए। आप ये नहीं कह सकते कि सुरेश राणा हारे हैं या वहाँ पर बीजेपी हारी है, नहीं। समीकरण इतना खराब बन गया था कि ये गठबंधन की राजनीति, अब इस तरह के कई बार समीकरण सामने आ जाते हैं कि व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो जाता है। अब रही बात, बेशक हम चुनाव हार गए हों, बेशक राणा जी चुनाव हारे हैं, तो क्या राणा जी के किसी कार्यकर्ता ने कभी शिकायत की चुनाव हारने के बाद भी कि उनके काम नहीं हो रहे हैं? वो हारे हुए भी उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। आज यहाँ शामली विधानसभा की हम बात करते हैं, शामली विधानसभा में माननीय एमएलसी साहब बैठे हैं, मेरे पिताजी, वो लोग भी हैं, या मान लो हमारे पूर्व विधायक हैं, या तमाम पार्टी के जो और लोग हैं, बराबर काम कर रहे हैं। तो हम तो नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को, हाँ, जो विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने वोट तो दे दिया उन लोगों को, उनके लोग हमारे पास काम के लिए आ रहे हैं। कैराना में ठीक है, विधायक जी अभी चलो आए हैं बाहर, अभी हफ्ता 10 दिन हुआ है उनकी जमानत हुई है, बाहर आए हैं वो। अभी पता नहीं कितना काम कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, अभी मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उनके क्षेत्र के आप देखते होंगे, आप जब आते हैं तो लगभग लगभग कैराना का जितने आपको यहाँ पर भीड़ रहती है, उसमें बहुतायत में लोग जो होते हैं, अगर आप हाथ उठवाएंगे या नाम पूछेंगे सबसे, मोस्टली कैराना के हैं, तो उनके भी काम हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टी कहीं कमज़ोर हुई है, हम लोग पर्याप्त हैं। अपना पद एक जरिया होता है, लेकिन अगर इंसान में, अगर आप नेता हैं और आप में अंदर जज्बा है काम करने का, तो उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि आप चुनाव हार गए तो आप खाली घर बैठ जाइए, आप अपने लोगों के काम नहीं करा पाएंगे। हमने विपक्ष में रह के भी लोगों के काम कराए हैं और आज भी हम
सक्षम है। आज तो सरकार हम लोगों की है, महाराज जी का आशीर्वाद है और इतना बढ़िया सुशासन महाराज जी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है और नगर निकाय में मैं नहीं समझता कोई किसी तरह की कोई मुश्किल आएगी या कोई प्रॉब्लम पार्टी को फेस करनी पड़ेगी। आज भी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो हमारे जिलाध्यक्ष हों, चाहे हमारे तमाम संगठन के लोग हों या हमारे एमएलसी साहब बैठे हैं, चाहे राणा जी हैं, हम सभी लोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, अपने लोगों के काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। हालांकि एक नाहिद हसन और उसके परिवार को छोड़कर बाकी सभी लोग यही सोच रहे होंगे, जैसा खतौली में हुआ, रामपुर में हुआ, विधायकी रद्द हो जाए, कहीं ना कहीं कोर्ट का मामला है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये चर्चा भी कहीं ना कहीं अंदर खाने चल रही है कि हो सकता है यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो जाए जैसा खतौली में हुआ है। अगर आरोप कुछ किसी तरह के साबित हो जाते हैं तो कैराना भी उपचुनाव की तरफ चला जाएगा। मनीष चौहान भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे अगर ऐसा हो जाता है तो एक चांस मुझे भी यहाँ से मिल जाएगा, मैं भी चुनाव लड़ूँ फिर यहाँ से। नहीं नहीं, देखिए ऐसा कुछ मेरी सोच नहीं है, ना मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें हैं। वो तो न्यायालय का काम है, न्यायपालिका पे देखिए भरोसा रखना चाहिए, वो क्या करती है क्या नहीं करती है। जमानत भी तो न्यायपालिका ने दी ना, जमानत मिली। और रही बात सदस्यता रद्द होने वाली बात, आजम खान साहब की सदस्यता गई है और विक्रम सैनी जी की सदस्यता गई है। तो वो विक्रम सैनी जी तो भाजपा के थे। तो ऐसा नहीं है कि इसमें पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा रोल है, वो तो न्यायपालिका के हाथ में है, उसकी एक प्रणाली है, सिस्टम है अपना न्यायपालिका का। उसमें अगर लगता है कि उनको लगता है कि कहीं दोष सिद्ध होता है, कहीं दोषी करार होते हैं, तो सदस्यता निश्चित है जाएगी। और नहीं होगा तो ज़बरदस्ती कोई दोष थोड़ा नहीं साबित कर देगा किसी के ऊपर, वो कोई नहीं कर सकता। वो न्यायपालिका का निर्णय है, उसको हर कोई एक्सेप्ट करेगा। रही बात लड़ने की, देखिए ऐसी कोई, देखो मन तो सबका करता है, मैंने पूर्व में भी आपको कहा है, हर कोई चाहता है, रिक्शा चलाने वाला भी, एक मेहनत मजदूरी करने वाला भी चाहेगा कि मुझे मिल जाए। हम तो खैर नेतागिरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, ये पार्टी का निर्णय है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे टॉप लीडरशिप है, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो जो भी नाम डिसाइड करेंगे, जिसको भी, हमारा काम है पार्टी के लिए खड़े होकर दिन रात मेहनत करना। रिजल्ट भगवान के हाथ में है, रिजल्ट जनता के हाथ में है, रिजल्ट आदमी जिसको कैंडिडेट बनाया जाएगा उसके अपने कर्म, उसके वो अपने कैसे कैसे काम करता है, पब्लिक को कितना अपने साथ रखता है, जोड़ पाता है। पार्टी एक अलग, देखो पार्टी का एक कद होता है, पार्टी एक लेवल तक व्यक्ति की मदद कर सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ नेता को अपना व्यक्तिगत भी प्रभाव अपने लोगों पर छोड़ना पड़ता है। मैं हूँ, ठीक है, 25 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, जिला पंचायत का मुझे मौका दिया, पब्लिक ने बनाया मुझे। इस बार भी इनडायरेक्टली हम लोग हैं, आज भी हम लोग बोर्ड चला रहे हैं, मेरी वाइफ यहाँ से मेंबर है। तो हम लोग क्यों जिंदा हैं? पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक का प्रभाव है हमारे ऊपर, हमारा प्रभाव है उनके ऊपर, आपस में मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। तो जब हम काम करेंगे तो इस चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए कि पद मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहिए। कुछ किस्मत में होगा, हो जाएगा, मिल जाएगा। पार्टी सबसे पहले है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, अपनी इच्छाएं। और मैं बताता हूँ, बहुत जगह मुझे ऑफ़र आती हैं, मुझे प्रपोजल्स आते हैं। मैं क्लियरली आज आपको पहली बार मेरे चलो मुंह से निकल गई बात, ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मौके मिलते हैं, मिले भी हैं। मुझे बहुत जगह से ऑफर्स भी आई हैं कि आप लड़िए, आप यहाँ से लड़िए, आप यहाँ आइए, आप वहाँ आइए, लेकिन वो सब इच्छाएं मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, कोई इच्छा नहीं है। पार्टी सबसे पहले है, जो पार्टी का डिसीजन होगा पार्टी में उसी के साथ रहेंगे और उसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे। हाँ ना, मैं एक जवाब चाहूँगा। अगर कैराना में उपचुनाव की तरफ कैराना खतौली की तरह जाता है, क्या मनीष चौहान इस चीज़ के लिए तैयार हैं? उपचुनाव में अगर चला जाता है बाई चांस 1%, क्योंकि चर्चाएं कहीं ना कहीं से आई हैं, तभी सवाल हुआ है। रोहित जी, आप इस बात को ख़त्म करिए, इस बात का कोई जवाब नहीं होता है। पार्टी जो तय करेगी वो चुनाव। तैयार हैं या नहीं है? अरे छोड़ो उस बात को, तैयार तो यार रातों रात हो जाता है कोई भी। जब तो इसका मतलब आप तैयार हैं अगर ऐसा पार्टी, कुछ होता है तो? यार आप इसी बात पे क्यों फोकस करते हो? उस दिन आप लोकसभा में, अब लोकसभा की बात मनीष जी, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम प्रमोट हो जाएं, बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। मैं भी तो चाहता हूं मैं आगे बढ़ जाऊं, आप भी चाहते हैं आप आगे बढ़ जाएं। कब तक एक चेयरमैन का टैग लेके आप रखेंगे? विधायक का भी तो चाहिए होगा ना। जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा। तैयार हैं? अरे सब ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप इतना क्यों इसमें इतना हाँ ना का जवाब लोगों को क्लियर हो जाता है। सबको क्लियर है, हमारे क्षेत्र की जनता को सबको क्लियर है।
भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट आएगा, जिसको पार्टी नाम फाइनल करेगी, वो चुनाव लड़ेगा। और अभी तो कुछ है ही नहीं यार, कहीं राय का पहाड़ क्यों बना रहे हो? अभी तो कहीं कुछ राय भी नहीं है, अभी कुछ है ही नहीं। अभी वो चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा फ्यूचर डिसाइड करेगा कि होना क्या है। अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी को जो ठीक लगेगा। हम लोगों का काम है पार्टी के दिए हुए फैसले को लागू करना और उस पर ज़मीनी तौर पर मेहनत करना। चलिए, ये अगले इंटरव्यू के लिए छोड़ देते हैं, सीधा सीधा जवाब नहीं मिल पाया। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।